अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो आप ध्यान रखिए हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना लिया, उससे हम आपके ऊपर हमला करेंगे। उनका ये ब्लफ जो था वो हमने कॉल आउट कर दिया। बिल्कुल। उनका जो ब्लैकमेल था वो हमने कॉल आउट कर दिया। सर, उस ऐतिहासिक पल में आते हैं जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया। एक बड़ा ऐतिहासिक पल था भारत के नज़रिए से और ज़रूरी भी था, लेकिन हम उस चीज़ को समझना चाहते हैं कि जब परमाणु परीक्षण हुए और भारत पर कई सैंक्शंस लगे, उस वक्त आप लोग जितने भी डिप्लोमेट्स थे उस पर बहुत चैलेंज होगा कि कैसे हम डील करें और देशों के साथ। तो क्या माहौल था उस वक्त और किस तरह से आप लोगों ने उसको टैकल किया? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पेचीदा और सबसे चैलेंजिंग, चुनौती भरा जो डिसीजन, निर्णय लेना होगा वो अटल जी के लिए लेना होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया 1994 में ये सभी तैयारियां की गई थी, साइंटिस्ट के पास सभी कुछ तैयार था जो हम कर सकते हैं, पॉलिटिकल विल नहीं थी। 1998 में उन्होंने ऐसे ही किया वहाँ पर पोखरान 2 में, और ऐसे वहाँ पर सभी इंतज़ाम किया गया जो ना ऊपर की सैटेलाइट इमेजरी, ना CIA का कुछ वहाँ पर जो है उनको कुछ कानों कान खबर नहीं हुई, किसी को नहीं पता चला। क्योंकि अगर पता चलता तो वहाँ से अमेरिका से अनबेरेबल प्रेशर भारत के ऊपर पड़ना था, जो आप ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करिए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करिए। तो उन्होंने किया, फुल नोइंग फुल्ली वेल, ये पूरी तरह उनको मालूम था जो हमारे ऊपर सबसे बड़े सैंक्शंस लगने वाले हैं। परंतु हम में आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस जो मैं कह रहा हूँ उस समय था, और ये माइंडसेट की बात होती है। तो आत्मविश्वास था जो भी सैंक्शंस हमारे ऊपर आएंगे हम उनका पूरी तरीके से सामना कर पाएंगे। तो मैं उस समय मॉस्को में था, और मेरे विचार से जब ये टेस्ट हुए मई 1998 में 9/11 को जब ये टेस्ट हुए, तो कुछ देशों के राजदूत जो हमारे थे उनको बुला लिया गया। हमारे भारत के राजदूत हमारे साथ वहाँ पर जो थे रॉनन सेन थे, आपने नाम सुना होगा, बड़े अच्छे वो हमारे राजदूत वहाँ भी, अमेरिका में भी रहे। अमेरिका में जो राजदूत थे उनको बुला लिया गया, यूके में जो राजदूत थे 3-4 ऐसे, और क्योंकि बिल्कुल ही सीक्रेसी में ये किया गया था, उनको ब्रीफिंग दी गई जो ये होने वाला है, और एक दिन पहले उसके वो वहाँ पर अपने देश में वापस भेज दिए गए, मॉस्को में आ गए। और उनका ये जिम्मा था जो जैसे ही ये होता है आप सबसे पहले बताएंगे विदेश मंत्रालय को, वहाँ पर टॉप लीडरशिप को, और कहेंगे जो किस कारणवश हमने किया है, क्योंकि यह हमारी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए है, सॉवरेनिटी के लिए है। हमारे दोनों आसपास एक तरफ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है चीन, दूसरी तरफ अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, क्योंकि उसने स्मगलिंग से, उसने और तरीके से, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर मटेरियल्स हो, सेंट्रीफ्यूज हो, वो लिए हैं। तो हमको अपनी सुरक्षा के लिए ये सब कुछ करना है। तो इसीलिए हमने जो भी वहाँ पर थे, हर एक लेवल पर, मैं उस समय मिनिस्टर के लेवल पर था वहाँ पर भारतीय दूतावास में, और हमने हर लेवल पर वहाँ पर उनके जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं, चाहे विदेश मंत्रालय में हो और सब मंत्रालय में हो, ऑर्डिनरी पीपल हों, उनको जाकर उनको बताने का ये प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। और मैं समझता हूँ जो ये हमारी नीति की दूरअंदाजी थी, सफलता है, जो इस समय बहुत ही जल्दी 1998 में सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने। एक बात है, रूस ने सैंक्शंस नहीं लगाए, रूस ने कभी सैंक्शंस नहीं लगाए भारत के ऊपर, और उस समय भी नहीं लगाए। तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, परंतु 2 साल बाद वो हमारे साथ बातचीत करने लगे। उस समय मैं मॉस्को से वॉशिंगटन DC चला गया था, और वहाँ पर बातचीत शुरू हुई जो कैसे हम अपने संबंधों को आगे ले जा सकते हैं। आखिरी चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा, अमेरिका को भी मालूम चल गया था जो भारत एक बहुत तेज़ी से आगे चलती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर अर्थव्यवस्था है तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। ऊर्जा हम ये फॉसिल फ्यूल, तेल कोयले से नहीं ले सकते हैं, हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। उस न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमको समझौता करना है, और इसीलिए आपने देखा होगा, मैं वहाँ पर था वॉशिंगटन में, जब 2005 में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, 2005 में ये सारा काम तो अटल जी के समय में हुआ, परंतु 2004 में सरकार बदली गई यहाँ पर। 2005 में जुलाई 18 को
डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनकर वहाँ पर आए और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील वो साइन हुआ, और उसको हम देखते हैं जो कितना महत्वपूर्ण है। उसका मैं एक बात आपको बताऊंगा। जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2014 में, उनको मालूम था जब उनकी सरकार जाने वाली है, उनसे पूछा गया जो आपके टेन्योर का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन क्या है, उन्होंने कहा भारत और अमेरिका का ये जो अग्रीमेंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हम अब देख रहे हैं जो उससे वो केवल न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, भारत की जो छवि थी उसको एकदम उसने इतना ऊंचा पोस्ट कर दिया। जी, ये बहुत बड़े उपलब्धि थी आई थिंक। जी सर, एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आपका बहुत ही लंबा सफ़र रहा है राजनयिक के तौर पर। कभी ऐसा मलाल रहा कि कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आप और बेहतर कुछ कर सकते थे उसके लिए? ऐसा कुछ, ऐसी कोई घटना याद हो, आ रही हो? देखिए, मैं ये कहूँगा अजीत जी, जो जब हम विदेश नीति के उसमें बारे में बात करते हैं, जब हम डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं, तो सभी चीज़ें आपके अपने हाथ में नहीं होती हैं। मैंने अपने पूरा जो अरसा है 3 दशक से ऊपर जो गुजारे हैं, उसमें बहुत मेरा समय गुजरा है जिसे कहा जाता है नेगोशिएशन करने में, बातचीत करने में, और उनको अपने जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उनको परसुएड करने में, जो हम जो कह रहे हैं वो ठीक है और आपको मानना चाहिए। तो इसीलिए प्रयास तो हमेशा रहता है, पूरा रहता है। परंतु अब नेगोशिएशन का एक तरीका ये भी होता है, जो अगर आप चाहते हैं जो आपको इस स्तर पर रिटर्न्स मिले, आप हमेशा उसको और आगे करते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ पर भी सरकार को भी देखता हूँ जो अपने टारगेट्स को, अपनी एस्पिरेशंस को बहुत ऊंचा रखा जाए, जिससे कि हम प्रयास बहुत करें। हालांकि उससे अगर थोड़ा कम भी रहें तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ऐसा है जो अगर हम बहुत ही निम्न स्तर पर अपना एक टारगेट रखें, उसको अचीव कर लें, उससे इतना फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए टारगेट्स बड़े ऊंचे रखे हैं, एस्पिरेशंस बड़ी ऊंची रखी हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो उनको रीच नहीं कर पाते हैं, परंतु अंतिम जो रिज़ल्ट होता है, मैं कहता हूँ उससे वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है। उससे यही होता है जो अपना प्रयास बहुत किया, पूरा किया और काफ़ी आगे तक ले गए, अपने देश का जो हित है इसको आगे ले जाने में समर्थ हुए हैं। अब पूरा जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी और आगे भी बातचीत चलती रहेगी। जी बिल्कुल। सर, आपका सफ़र बहुत लंबा रहा है और इस दौरान भारत में सरकारें बदलती भी रही हैं, कई सरकारें आई और गई। अभी जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी की सरकार, विदेश नीति जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से मुझे लगता है हर क्षेत्र में काम हो रहा है, कितना बड़ा डिफरेंस आप देखते हैं? मैं समझता हूँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वही मैंने पहले भी बताया, जो इट्स रियली अ मूव फ्रॉम डिफरेंस टू कॉन्फिडेंस, वो वाला है जो एक बहुत ही हर क्षेत्र में अगर आप देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपने कहा अग्रेसिव, मैं उसको थोड़ा सा मैं कहूँगा रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो चीन के साथ हो, अगर 2017 में डोकलाम में हुआ चीन के साथ, हमने वहाँ पर, हमारा अपना क्षेत्र नहीं था, भूटान का क्षेत्र था, फिर भी हम गए और चीन के साथ हमने चीन को कहा आप इधर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी बिल्कुल ही स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वो इन्वॉल्व थे। 2020 में जब गलवान में हुआ और चीन ने सोचा होगा ये तो कोविड का समय है, पेंडेमिक का समय है, भारत में पूरा लॉकडाउन हो रखा है, हम यहाँ पर अपने ट्रूप्स ले आते हैं 50,000 सलामी स्लाइसिंग करते हुए, ये हमारे लिए क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम ले लेंगे जी। परंतु भारत ने मेरे ख्याल से उनको बहुत ही आश्चर्यचकित कर दिया, बिल्कुल रोक दिया, जो उसी समय हम 50-60 हज़ार अपने वहाँ पर, और जो भी अपना वेपनरी है, इक्विपमेंट है, टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, राफेल्स हैं, चिनूक है, अपाशे है, सबको हमने वहाँ पर कर दिया और वो कुछ आगे नहीं कर पाए। तो मैं कहता हूँ मस्कुलर है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में सितंबर 2016 में उरी में हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा हुआ 2019 में फरवरी में, 14 फरवरी को, 28 फरवरी में हमने उनको बालाकोट कर दिया। तो उनके ऊपर भी एक ये संदेश चला गया है, पहले वो देखिए हमारे ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते थे। हाँ बिल्कुल सर। वो कहते थे जो अगर आप ये मत सोचिए
जो हमने ये अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको म्यूजियम में रखने के लिए बनाया है। अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो आप ध्यान रखिए, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना लिया है, उससे हम आपके ऊपर हमला करेंगे। उनका ये ब्लफ जो था वो हमने कॉल आउट कर दिया, बिल्कुल। उनका जो ब्लैकमेल था वो हमने कॉल आउट कर दिया। तो जहां पर जरूरत थी हमने मस्कुलर और रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल की है। जहां पर जरूरत है हमने बहुत ही, जिसे कहा जाए, विश्व मित्र या विश्व बंधु का इनका शब्द का प्रयोग किया गया है, वो हमने उसका प्रयोग किया है। चाहे हमारे संबंध हों जो गल्फ कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में, देखिए हमेशा वो भारत के साथ पहले अपने संबंधों को देखते थे थ्रू द प्रिज्म ऑफ इस्लाम, थ्रू द प्रिज्म ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के साथ। अब जो हमने ऐसा पासा किया है, जो वहाँ के सभी जो बड़े बड़े देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, सभी ने भारत के प्रधानमंत्री को अपना सबसे शीर्षतम खिताब दिया है। नजरिया बिल्कुल बदल चुका है सर, मुझे लगता जी है। जी, और पूरे वर्ल्ड का बदल चुका है इस वक्त। जी, आप G20 में देख लीजिए। G20 में जब हम आए, जब हमने ये 2022 में प्रेसिडेंसी ली ऑन 1 दिसंबर, सभी सोच रहे थे ये तो भारत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। भारत स्वयं, भारत के लोग सोच रहे थे जो ये यहाँ के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमने देखा था जो बाली में क्या हुआ है, जो इंडोनेशिया में क्या हुआ है, और वो भी भारत के प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रपति पुतिन को कहा था समरकंद में सितंबर 2022 में, दैट मिस्टर प्रेसिडेंट दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, उसी फ्रेज को इस्तेमाल करते हुए ये वाले बाली का जो फाइनल डिक्लेरेशन था वो अग्री किया गया। परंतु जनवरी फरवरी 2023 तक आते हुए उसके ऊपर भी चीन और रूस ने कहा जो हम इसमें हामी नहीं भरते। परंतु उसके बाद भारत के यहाँ जब ये हुआ, और ये मैं समझता हूँ जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की ये स्टैंडिंग है पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया के जो ये सारे शीर्षतम नेता थे जो यहाँ पर आए थे, चाहे बाइडेन, मैक्रोन वगैरह सभी जो आए थे, वो सभी ये चाहते थे जो भारत की जो प्रेसिडेंसी है उसको हमें सक्सेसफुल बनाना है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए पहले दिन में एक तो हमने जो फाइनल न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन उसको पारित कर दिया एट लंच टाइम, मतलब 2 दिन भी नहीं चला जो हमारा शिखर सम्मेलन था। और पहले दिन की शुरुआत में हमने अफ्रीकन यूनियन को एक नया मेंबर बना लिया, G21 करके हो गए, G20 रहेगा परंतु 21वां मेंबर आ गया। ये वाला मसला भी बहुत समय से इट वाज हैंगिंग फायर और किसी देश ने ये नहीं कर पाया था। और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये उन्होंने वहाँ पर बाली में कहा था, और उसका है जो ये मेरी गारंटी है, जो मैं अगले उसमें हमारा जब प्रेसिडेंसी रहेगी तो आपको इसका मेंबरशिप, सदस्यता ज़रूर मिलेगी। और उन्होंने पहले दिन में ये कर दिखाया। तो मैं समझता हूँ ये एक तो कॉन्फिडेंस लेवल है, लीडरशिप है, और एक हर पूरी दुनिया में जो भी सब नेता हैं सभी के साथ उनका पर्सनल रपो है, पर्सनल रिलेशनशिप है। आपको याद होगा 2015 में राष्ट्रपति ओबामा केम हियर एज द चीफ गेस्ट एट आवर रिपब्लिक डे, द ओनली US president to have been invited and to have participated in our Republic Day as the chief guest. The only US president to have come to India twice during his tenure.